जैसा कि दोस्तों हमने एक्सपेक्ट किया था, कुछ वैसा ही देखने को मिला है, जिसमें हमने बातचीत की थी कि इजराइल इतने आसानी से नहीं मानेगा, क्योंकि इजराइल के गोल्स अचीव नहीं हुए हैं। और इसको लेकर कल के दिन इजराइल ने लेबनान के ऊपर काफ़ी कुछ बड़े अटैक्स किए हैं, और इसमें लेबनान के 20 लोगों की जाने गई हैं, इजराइल के 4 सोल्जर्स की जाने गई हैं। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसराइलीज यानी इजराइल की जो जनता है, वो ऐसा फील करती है कि उनको धोखा मिला है, और एंगर उनके बाहर निकल रहा है। यानी एंगर किसके ऊपर निकल रहा है? एंगर निकल रहा है, जो गुस्सा है वो निकल रहा है नेतन्याहू के ऊपर, कि आपने ऐसा कैसे होने दिया। क्योंकि हुआ क्या है, जनता भी काफ़ी नाखुश है, डिसअपॉइंट है, क्योंकि सिक्योरिटी की जो चिंता थी, जो पहले से थी, ईरान को लेकर इसराइल के अंदर वैसे भी काफ़ी खतरा था, अब वो खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है इसराइली इंटरेस्ट को, क्योंकि काफ़ी सारे जो कंसेशंस है वो दिए हैं, ईरान को काफ़ी सारी छूट दी है, सैंक्शंस हटा दिए हैं, जो फंड्स फ्रीज थे उसको अनफ्रीज किया है, 300 बिलियन डॉलर्स की भी बातें सुनने को मिल रही है। तो इसको लेकर होगा क्या? इसको लेकर दोस्तों क्या होगा, ईरान अब अपने आप को रीबिल्ड करेगा, क्योंकि जो फंड दिया है उससे ईरान अपने आप को रीबिल्ड करेगा। इतने अटैक्स किए हैं, इतनी मेहनत की है, उसका क्या फ़ायदा? और ईरान ऐसा नहीं है कि अपने आप को रीबिल्ड करेगा, अपनी जो इंफ्रा है उसको रीबिल्ड करेगा, इस पैसे से अपनी मिलिट्री और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को फ्यूचर में रीबिल्ड करेगा। ऑब्वियस है, इसराइल को इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, और इसमें आप देख सकते हैं जो नेतन्याहू है वो काफ़ी फेस कर रहे हैं आलोचना, कि जो मेजर गोल्स थे वो अचीव नहीं हुए, और बल्कि यहाँ पे प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। जितने गोल्स थे वो अचीव हुए ही नहीं है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान को मिल चुका है। साथ में अपने काफ़ी सारे जो फंड्स वो भी दे दिए हैं। एमओयू के अंदर भी काफ़ी कुछ जो ईरान के फेवर में गया है, ये हमने पहले बातचीत की थी कि एमओयू के अंदर तो कबाड़ा कर दिया है। ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो इजरायली पॉलिटिशियन है, इजरायली जो जनता है, वो दोस्तों यहाँ पे बताने की कोशिश करिए कि अब ईरान इससे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और उसे सीधा खतरा होगा इजराइल के ऊपर। ये चीज़ दोस्तों हम काफ़ी पहले से डिस्कस कर रहे हैं, जब से ये वॉर हो रही है उसके अंदर काफ़ी हमने बातचीत की है, काफ़ी डेटा हमने देखे हैं कि अल्टीमेटली ट्रंप का काम है कि इस वॉर को कंटिन्यू करना, ताकि ईरान भी ऑयल बेच पाए और यूएस भी ऑयल बेच पाए। फर्स्ट हमने देखा वेनेजुला के ऑयल से लेकर ईरान की वॉर तक की कहानी, जिसमें अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो यूएस का था। इसराइल को इतना कुछ खास बेनिफिट हुआ नहीं है, स्टॉक मार्केट उनका थोड़ा सा चला गया था ऊपर, बाकी जो रियल मॉनेटरी बेनिफिट है वो ईरान को और यूएस को मिल रहा है। साथ में हमने ट्रेडिंग एक्टिविटी भी देखी ट्रंप की, जिसके अंदर 60 ट्रेड्स पर डे वॉर से लेकर अभी तक ट्रंप के जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उन्होंने लिए थे। काफ़ी सारी कंपनीज में इंसाइडर ट्रेडिंग की भी न्यूज़ हमने सुनी। क्रूड ऑयल के अंदर भी हमने काफ़ी कुछ डेटा देखा, जिससे अपने को पता चला कि हो सकता है इंसाइडर ट्रेडिंग हुई हो। ये सब जानकारी इसराइल को भी है, और इसराइल का जो गोल है वो अचीव नहीं हुआ है। तो इसराइल चाहता है कि अब यूएस अगर नहीं हमारे साथ में है तो हम अकेले ही फाइट करें। आप क्या दोस्तों कहना चाहते हो इसके ऊपर नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इससे पूरी तरह से अग्री करता हूं, क्योंकि ये जो डेटा है काफ़ी रियल है, और उसके बेसिस पे इसराइल अपने एक्शन को लेगा, और यही बात मैंने आपको पहले ही कह दी थी। आगे चलते हैं। अटैक होने के बाद में ऑब्वियस है क्या होगा, ईरान क्लोज करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन तो यही है अभी इनके पास में। हॉर्मुज बंद होगा तो बाकी कंट्रीज से प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो फिर इसराइल को ले दे के ओपन करना पड़ेगा। इसराइल इंडिया के साथ भी काफ़ी अच्छा दोस्त है, और इंडिया को इसकी मैक्सिमम प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी हॉर्मुज बंद होता है तो। इंडिया की तरफ से भी प्रेशर आ सकता है, रिक्वेस्ट की जा सकती है, और ये सब चीज़ें ईरान को पता ही है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं जो हॉर्मुज ओपन हुआ था 60 डेज़ का एमओयू साइन हुआ था, उसी समय मैंने आपको कह दिया था 60 डेज़ बहुत बड़ी बात है, 6 दिन ही रुक जाओ। तो 6 दिन तो अभी हुए नहीं है, 2 दिन भी नहीं हुए, और न्यूज़ हम देख पाते हैं कि हॉर्मुज वापस से बंद हो चुका है। आगे चलते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो स्विट्जरलैंड में जो फ्राइडे के दिन पीस टॉक होने वाली थी वो कैंसिल हो गई थी। लेकिन अभी जो नेगोशिएशन टीम है, यानी जेडी वैंस है, जो यूएस के प्रेसिडेंट के आसपास का ही एक तरह से हम बोल सकते हैं पोजीशन रखते हैं,
ये रश करते हैं अपनी टीम को लेकर स्विट्जरलैंड। अब देखते हैं वहाँ पे बात होगी नहीं होगी, बट ये निकल चुके हैं क्योंकि हॉर्मुज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हॉर्मुज क्लोज हो चुका है, तो अब इनको भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। सो ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं क्योंकि ये सब चीज़ें अपन काफ़ी पहले से डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए इसके रिएक्शन में हुआ क्या है। वैसे अगर मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाऊं तो आप क्लोजिंग बेसिस का क्रूड का प्राइस देख सकते हैं। यहाँ पे 1% के आसपास की तेजी बनी है, $80 पर बैरल के आसपास ये क्लोज हुआ है। और मैं आपको एक और पॉइंट बता रहा था कि जैसे ही न्यूज़ आई थी ना एमओयू की, कायदे से होना क्या चाहिए था कि क्रूड का प्राइस 10% के साथ में क्रैश करना चाहिए था, बट हुआ नहीं है। सो ये चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ कि टेक्निकली और न्यूज़ बेसिस पे अगर आप चीज़ों को देखना चाहते हैं, सो न्यूज़ अगर ख़राब है, सो प्राइस नीचे गया, समझ जाओ न्यूज़ वाकई में ख़राब है। न्यूज़ अच्छी है, प्राइस ऊपर गया, तो समझ जाओ न्यूज़ वाकई में सही है। लेकिन अगर न्यूज़ ख़राब है, प्राइस नीचे नहीं गया, इट मीन्स कोई ना कोई तो झोल है। सो यही सिचुएशन थी। ट्रेडर्स को नहीं लग रहा था कि क्रूड को नीचे लेकर जाना चाहिए क्योंकि ऑब्वियस है एमओयू कुछ खास वैल्यू ऐड नहीं करेगा, टेम्पररी होता है, कभी भी चेंज हो सकता है और उसको माने नहीं माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो उसके बेसिस पे क्रूड इतना गिरा नहीं। और फिलहाल अभी आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये जो साइट है ये 4% के साथ में क्रैश, ये गलत बता रहा है, लेकिन जो प्राइस है $86 के आसपास है। अगर मैं आपको चार्ट के अंदर प्राइस एक्शन दिखाऊं तो 80 से बढ़ के ये 86 पहुंच चुका है। सो अगर ये ऐसा पॉसिबल होता है, मंडे को इस तरह से ओपनिंग होती है क्रूड की, सो डेफिनेटली हम मार्केट को नीचे जाता हुआ देखेंगे। आगे चलते हैं और यहाँ पे अपन चीज़ों को चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये 2 दिन पहले वीडियो दिया था जिसमें हमने देखा MOU मतलब इंडिया का नुकसान। इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार सोचना। इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार सोचने का मतलब है ब्रॉडर मार्केट इन्वेस्टिंग, क्योंकि अगर माइक्रो इन्वेस्टिंग की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो की जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वो कुछ खास नहीं है। उससे पहले मैंने आपको दिया था MOU जैसे आता है 5 दिन पहले कि MOU में कर दिया कबाड़ा, ठीक है। उसके बाद भी हमने इसराइल की न्यूज़ तो अभी लोग देना शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले, 1 दिन पहले दिख रहा है, लेकिन ये 2 दिन पहले का वीडियो है। ये न्यूज़ मैंने आपको दे दी थी। तो सिचुएशन आप समझ पा रहे हो अगर आप वीडियोस को देख पा रहे हो तो। और यहाँ पे जो सरकार है उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अप्रैल में $114 पर बैरल का तेल इन्होंने खरीदा। उसके बाद में क्या होता है, मई में 106, जून में 92, अब जुलाई में देखते हैं कितना आता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो फिलहाल यहाँ तक की सिचुएशन सही थी, हमको इतना कुछ खास नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन वापस से क्रूड अगर 90 100 की तरफ से बढ़ना शुरू करेगा तो फिर डेफिनेटली काफ़ी प्रॉब्लम झेलने को मिलेगी। एलपीजी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पेट्रोल इतना नहीं है जितना एलपीजी है। एलपीजी को लेकर वैसे भी काफ़ी बड़े क्राइसिस चल रहे हैं। उम्मीद ये थी कि अब हम एलपीजी खरीद पाएंगे हॉर्मुज से। 50% अपना इंपोर्ट कम हो चुका है। सो ये प्रॉब्लम ये कंटिन्यू रहने वाली है। इट मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपको पता ही है क्या होगा, पेट्रोल के दाम भी ऑब्वियस से बढ़ सकते हैं। जो गिरने की एक्सपेक्टेशन थी वो अब बढ़ने की हो जाएगी। और उसके बाद में क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, साथ में जो रुपीज़ हैं वो नीचे जाएगा, डॉलर इंक्रीज़ करेगा, और एफआईज़ की जो सेलिंग है मार्केट के अंदर बढ़ सकती है। पिछले कुछ दिनों से अपन ने देखा है कि एफआईज़ की सेलिंग काफ़ी कम हुई है। कुछ कुछ बार एफआईज़ ने कुछ कुछ बाइंग भी की है। बट ऐसा अगर हो जाता है पॉसिबल तो फिर आपको अपोजिटली अगला हफ्ता जाता हुआ देखने को मिल सकता है जिसमें काफ़ी प्रेशर रहेगा। सो गिफ्ट निफ्टी की सिचुएशन को देखें तो 48 पॉइंट्स नीचे फिलहाल क्लोजिंग बेसिस में, लेकिन कल हो सकता है मोर देन 1% मार्केट नीचे जाए। इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। और निफ्टी अभी तो देखिए ऊपर निकल चुका है, अपने रेसिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है, और जब भी अपने रेसिस्टेंस को तोड़ता है, रीटेस्ट करने की बात आती है तो उसी रेसिस्टेंस के आसपास आके सपोर्ट लेता है। सो यस, यहाँ पे गैप है, देखते हैं कि मार्केट कैसा करता है। बाकी ब्रॉडर मार्केट अभी डिपेंड करेगा इन सब न्यूज़ के ऊपर। 60 डेज बस कहने की बातें थी, क्रूड का एक्शन आपको बहुत कुछ बता चुका है। बाकी देखते हैं कि कल क्या एक्शन होता है। बाकी कल की 2 वीडियोस आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस माहौल में पोर्टफोलियो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं उसको लेकर हमने बातचीत की है। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी, उसको लेकर भी हमने यहाँ पे चर्चा की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।